तो चलिए आज की क्लास हम स्टार्ट करते हैं। पिछली क्लास में आपने एक्सपेक्टेशंस पढ़ा था, तो एक क्विक रिवीजन हम एक्सपेक्टेशन का करते हैं कि क्या क्या आपने पढ़ा। एक्सपेक्टेशन के बारे में मैंने आपको दो लाइनें बताई थी। फर्स्ट, एक्सपेक्टेशन गिव्स द मीन ऑफ द डिस्ट्रीब्यूशन, यानी हमारे पास अगर प्रोबेबिलिटी का कोई डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन है, हम उसका एक्सपेक्टेशन निकालते हैं तो हमें क्या मिलेगा, मीन मिलेगा, जो कि यहाँ पर लिखा हुआ है एक्सपेक्टेशन गिव्स द मीन ऑफ द डिस्ट्रीब्यूशन। आपने इसको पढ़ा। सेकंड था एक्सपेक्टेशन की डेफिनेशन को अगर हम लैंग्वेज में एक्सप्रेस करना चाहें तो लिखेंगे सम ऑफ ऑल पॉसिबल वैल्यूज ऑफ रैंडम वेरिएबल मल्टीप्लाइड बाय देयर रेस्पेक्टिव प्रोबेबिलिटी, यानी जब हम रैंडम वेरिएबल की जितनी भी पॉसिबल वैल्यूज हैं, या आपने कल की रिवीजन क्लास में देखा पॉसिबल वैल्यूज क्या क्या हो सकती हैं अकॉर्डिंग टू सिचुएशन, हम उनको उनकी प्रोबेबिलिटी से मल्टीप्लाई करके अगर ऐड करते हैं, दैट इज कॉल्ड एक्सपेक्टेशन। इसके बाद हमने आपको बताया था कि अगर आपको एक्सपेक्टेशन की डेफिनेशन एग्जाम में लिखनी है तो आप ये यूज कर सकते हैं, लेट एक्स बी अ रैंडम वेरिएबल विद पीडीएफ और पीएमएफ एफएक्स, देन इट्स मैथमेटिकल एक्सपेक्टेशन डिनोटेड बाय दिस इज गिवन बाय। अब कंटिन्यूअस केस के लिए हम इंटीग्रेशन का यूज करते हैं और डिस्क्रीट केस के लिए हम समेशन का यूज करते हैं। बाकी सब सेम, x इंटू एफ एक्स, और इंटीग्रेशन के लिए एक इंटीग्रेटिंग ऑफ कॉन्स्टेंट dx आता है। बाकी आगे बढ़ते हैं। हमने आपको इन दोनों डेफिनेशंस को समझाया था कि कैसे ये मीन देता है और कैसे ये सम ऑफ ऑल पॉसिबल वैल्यूज है, जो कि आप रिवाइज कर सकते हैं पिछले लेक्चर से। एक्सपेक्टेशन एक्स के बारे में बताया गया था कि एक्सपेक्टेशन एक्स तभी निकल सकता है जब एक्सपेक्टेशन मॉड एक्स निकले। तो एक तरह से ये चेक करने की प्रॉपर्टी, अगर किसी फंक्शन का एक्सपेक्टेशन एक्स नहीं निकल रहा है तो पहले आप उसका एक्सपेक्टेड मॉड एक्स निकाल लीजिए। हो सकता हो मॉड एक्स ही ना निकल रहा हो। अगर मॉड एक्स नहीं निकलेगा तो एक्सपेक्टेशन एक्स भी हम कभी निकाल नहीं सकते हैं। तो आपको ये बात भी पता होनी चाहिए कि एक्सपेक्टेशन एक ऐसी प्रॉपर्टी जो हमेशा एग्जिस्ट नहीं करती है। आपको जब हम सेमेस्टर 2 में पेपर पढ़ाएंगे प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन और न्यूमेरिकल एनालिसिस वाला, तो उसमें आपको कई ऐसे फंक्शंस देखने को मिलेंगे जिनकी एक्सपेक्टेड वैल्यू एग्जिस्ट नहीं करती है। इसका मैंने एक एग्जांपल भी दिया था, एफ एक्स इक्वल टू 1/पाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर, और इसमें हमने मॉड एक्स का एक्सपेक्टेशन निकाला था जो कि डज नॉट एग्जिस्ट हुआ था। इट मीन्स दैट अगर हम इसका एक्सपेक्टेशन एक्स निकालेंगे तो नहीं निकलेगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। प्रॉपर्टीज की बात करें अगर हम, तो एक्सपेक्टेशन ऑफ अ फंक्शन ऑफ अ रैंडम वेरिएबल, यानी रैंडम वेरिएबल एक्स है तो उसका भी कोई फंक्शन हो, एक्स स्क्वायर हो, एक्स प्लस 2 हो, एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3 हो, तो हम इसका भी एक्सपेक्टेशन निकाल सकते हैं सेम फार्मूले से। बट ध्यान यही रखना होता है कि जो भी फंक्शन हमने लिया है एक्सपेक्टेशन के अंदर, उसी को यहाँ पर रखेंगे। अगर डिस्क्रीट केस है तो ये, और अगर कंटिन्यूअस केस है तो ये, बाकी सब सेम रहेगा। जैसे इसकी डेफिनेशन होती है कि जो रैंडम वेरिएबल हम लेते हैं उसका यहाँ पर पीडीएफ आता है। ठीक है, पीडीएफ या डिस्क्रीट केस है तो पीएमएफ। अब इसके एग्जांपल में मैंने आपको समझाया था, अगर एक्स स्क्वायर है तो हम यहाँ पर एक्स स्क्वायर लिखेंगे और एक्स का पीडीएफ लिखेंगे इंटू डीएक्स। डिस्क्रीट केस के लिए ये कर लेंगे। ठीक है, इसके बाद हमने आपको कांस्टेंट की एक्सपेक्टेशन निकाल के दिखाई जो कि कांस्टेंट ही आती है, और इसका एग्जांपल भी यहाँ पर दिखाया। कांस्टेंट सीरीज है, मीन निकालोगे तो इसका 2 ही आएगा, यानी जो ये है वही आएगा। नेक्स्ट हम लोगों ने देखा, अगर x और y रैंडम वेरिएबल हैं और इनके सम पे एक्सपेक्टेशन ऑपरेट कर रहे हैं तो एक्सपेक्टेशन डिवाइडेड इनटू देयर सेपरेट एक्सपेक्टेशंस, सम ऑफ देयर सेपरेट एक्सपेक्टेशंस, यानी कि सम ऑफ एक्सपेक्टेशन इज इक्वल टू सम ऑफ एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ देयर रैंडम वेरिएबल एक्सपेक्टेशन x प्लस एक्सपेक्टेशन y। इसको हम n इवेंट के लिए आज एक्सटेंड करेंगे, ये 2 इवेंट्स के लिए था। इसी तरीके से हमने मल्टीप्लिकेशन पे भी देखा, जब x और y मल्टीप्लाई हो रहे हों तो हम एक्सपेक्टेशन कैसे लेते हैं। आज हम इस थ्योरम का प्रूफ करेंगे। तो मल्टीप्लिकेटिव में भी हमने देखा कि x और y अगर मल्टीप्लाई हो रहे हो तो भी हम इनके एक्सपेक्टेशन को सेपरेट कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पर कंडीशन ये थी कि x और y कैसे होने चाहिए, इंडिपेंडेंट होने चाहिए, और ये इसका एक्सटेंशन है जिसका हम आज प्रूफ करेंगे। तो सबसे पहले हमारा स्टार्टअप यहीं से होगा। सबसे पहले हम इन थ्योरम्स के एक्सटेंशन को प्रूफ करते हैं। तो पहले हम एडिशन थ्योरम का ले लेते हैं, ये वाली थ्योरम। क्या लिखा हुआ है समझते हैं और इसको प्रूफ करते हैं। द मैथमेटिकल एक्सपेक्टेशन ऑफ अ रैंडम वेरिएबल इज इक्वल टू द सम ऑफ देयर एक्सपेक्टेशन। मैथमेटिकल एक्सपेक्टेशन अगर हमको सम का लेना है तो वो उनके अलग अलग एक्सपेक्टेशन के सम के बराबर होगा, प्रोवाइडेड ऑल द एक्सपेक्टेशन एग्जिस्ट। अब मान लो ये x1 x2 xn, इनके एक्सपेक्टेशन अगर निकल ही नहीं रहे तो फिर हम इसको नहीं लिख सकते, यानी शर्त ये है कि सारे एक्सपेक्टेशन एग्जिस्ट होने चाहिए। सिंबॉलिकली इफ x1 x2 xn आर रैंडम वेरिएबल्स, मान लो x1 x2 xn रैंडम वेरिएबल हैं तो हम इसको सिंबल में इस तरह से लिख सकते हैं।
तो आपको दिख रहा होगा यहाँ पर क्या हो रहा है, एक्सपेक्टेशंस सम पे लगी है और अदर साइड में एक्सपेक्टेशंस क्या हुई है, अलग अलग डिस्ट्रीब्यूट हो गई और उनका सम किया गया है, ये देखिए। अच्छा, ये वाला आपको समझ में आता है। इसमें देखिए क्या है, इसमें लिखा हुआ है एक्सपेक्टेशन ऑफ, फिर रैंडम वेरिएबल को सम किया गया है, तो सम करने का ये एक तरीका होता है। अच्छा, इसको हम अगर लिखना चाहें तो कैसे लिख सकते हैं, एक्सपेक्टेशन ले लेंगे और हम इसको सम करेंगे, तो ये हम इसको शॉर्ट में लिख सकते हैं, एब्रिविएटेड फॉर्म इसको कहते हैं, संक्षिप्त रूप। ठीक है, चलते हैं हम इसके प्रूफ पे। इसका प्रूफ हम करेंगे कैसे, इसके प्रूफ को करने के लिए हमको मैथमेटिक्स का एक कॉन्सेप्ट यूज करना है। आप हिंदी मीडियम से हैं तो आपने पढ़ा होगा गणितीय आगमन का सिद्धांत, पढ़ा है? पढ़ा है। अंग्रेजी में क्या कहते हैं, चलो आज के बाद से याद रखना, प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन, मैथमेटिकल इंडक्शन याद रहेगा। जी सर। ये प्रिंसिपल कहलाएगा गणितीय आगमन का सिद्धांत, क्योंकि अब आपको आगे सब जगह यही मिलेगा, है ना। कोई ये नहीं बोलेगा गणितीय आगमन का सिद्धांत, सभी लोग बोलेंगे प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन। ओके, इसका कॉन्सेप्ट क्या था, इस कॉन्सेप्ट में हम किसी भी फॉर्मूले को सबसे पहले n=1 के लिए क्या करते हैं, चेक करते हैं। चेक करने के बाद n=r के लिए या k कह लो, हम इसको ट्रू मान लेते हैं। ट्रू मानने के बाद n की वैल्यू r+1 के लिए हम इसे फिर से चेक करते हैं। और अगर ऐसा चेक करने पर अगर ये सही आया तो हम कहते हैं द रिजल्ट इज ट्रू इन जनरल, यानी ये रिजल्ट सभी के लिए ट्रू है। याद आया कुछ? नहीं? जी सर, आपने एक बार कराया था इसी तरह। अच्छा, चलो ठीक है, हमने बुल्स इनइक्वालिटी में करवाया होगा। तो जी सर। यहाँ पर एडिशन हो रहा है, तो एडिशन करने के लिए हमको कम से कम 2 इवेंट तो चाहिए। तो इसलिए हम n की वैल्यू 1 ना लेकर 2 से स्टार्ट करेंगे, यानी हमारा पहला जो होगा वो 1 के लिए नहीं 2 के लिए होगा। तो हम सबसे पहले इनको प्रूफ करेंगे n=2 के लिए। तो अगर n की वैल्यू हम 2 ले तो हमारा थ्योरम क्या बनेगी, एक्सपेक्टेशन ऑफ x1 प्लस x2 इज इक्वल टू एक्सपेक्टेशन ऑफ x1 प्लस एक्सपेक्टेशन ऑफ x2, यानी सबसे पहले हम ये प्रूफ करेंगे। अब बताओ, ये प्रूफ तो हम पहले कर चुके हैं, 2 के लिए ऊपर कर चुके हैं, तो ये हमको यहाँ पर सेम कर लेना है। आपको अपनी कॉपी में लिखना है सेम वो प्रूफ यहाँ पर लिख लेना है, यानी 2 के लिए हम इसका प्रूफ कर चुके हैं, दोबारा बताने की जरूरत नहीं है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब जब 2 के लिए ये प्रूफ हो गया तो हम इसको एक इक्वेशन मान लेते हैं, सपोज दैट इक्वेशन 1 हमने मान ली। अब हम इसको n=r के लिए ट्रू मान लेंगे, प्रूफ नहीं करना है, मान लेना है। तो r के लिए ट्रू मानने का मतलब तो यही हुआ कि अगर हमारे पास r रैंडम वेरिएबल हैं और हम इस पे एक्सपेक्टेशन ऑपरेट कर रहे हैं, तो ये अलग अलग एक्सपेक्टेशन के सम में लिखा जा सकता है। ये हो गया r के लिए। इसको हम शॉर्ट फॉर्म में ऐसे भी लिख सकते हैं, i=1 to r, xi i=1 to r एक्सपेक्टेशन ऑफ xi। ये बन गई इक्वेशन नंबर 2, यानी हमने r के लिए इसको ट्रू मान लिया, तो हमारे पास 2 इक्वेशन आ गई। इक्वेशन 1 में हमने प्रूफ किया कि ये होता है, और इक्वेशन 2 में हमने r के लिए ट्रू माना अकॉर्डिंग टू प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन। अब हम बस इसको n=r+1 के लिए चेक करने जा रहे हैं। अब r+1 के लिए अगर ये सही है तो हमें क्या मिलना चाहिए, हमें ये मिलना चाहिए समेशन i=1 to r+1 इज इक्वल टू समेशन i गोइंग फ्रॉम 1 to r+1 एक्सपेक्टेशन ऑफ xi। यानी कि अगर हम इसको ओपन करके लिखें तो ऐसे लिख सकते हैं, एक्सपेक्टेशन ऑफ x1 प्लस x2 प्लस डॉट 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 xr प्लस xr+1 इज इक्वल टू में हम क्या लिख सकते हैं, एक्सपेक्टेशन ऑफ x1 एक्सपेक्टेशन ऑफ x2 प्लस एक्सपेक्टेशन ऑफ xr एक्सपेक्टेशन ऑफ xr+1। ये हमें प्रूफ करना है।
हम यहाँ पर लेफ्ट हैंड साइड लेकर चलेंगे और इसको राइट हैंड साइड के बराबर प्रूफ करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड में क्या है, समेशन आई गोइंग फ्रॉम 1 to r प्लस 1 एक्स आई, यानी 1 से लेकर r प्लस 1 तक की रैंडम वेरिएबल्स का सम। तो हम अपने इस सम को दो पार्ट्स में ब्रेक कर लेंगे। हम r प्लस 1 को अलग करके लिख लेंगे प्लस लगाकर, क्योंकि समेशन है, और बाकी r इवेंट्स को एक साथ लिख लेंगे। क्या इससे कोई प्रॉब्लम होने वाली है? आपको यहाँ दिख रहा होगा कि यहाँ से यहाँ तक को हमने समेशन लगाकर लिख लिया और इसको अलग छोड़ दिया। एनी प्रॉब्लम? चलिए आगे बढ़ेंगे हम लोग। अब ये आपको एक इवेंट दिखनी चाहिए पूरी की पूरी, और ये दूसरी इवेंट, और हमारे पास इक्वेशन 1 ये कहती है कि दो इवेंट पे अगर एक्सपेक्टेशन लगाएं तो इनको अलग अलग एक्सपेक्टेशन के सम के फॉर्म में लिख सकते हैं। अप्लाई कर देते हैं यूजिंग इक्वेशन 1। हम पहली इवेंट में क्या लिखेंगे, आई गोइंग फ्रॉम 1 to r एक्स आई, प्लस आगे क्या लिखेंगे, एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स आर प्लस 1 यूजिंग इक्वेशन 1। हमने यहाँ पर इक्वेशन 1 का यूज़ किया है। आगे बढ़ते हैं। ये हम LHS लेकर चल रहे हैं और RHS के बराबर हमें प्रूफ करना है। इसकी वैल्यू हमारे पास है, कहाँ पर है, इक्वेशन नंबर 2 में। इक्वेशन 2 में इसकी वैल्यू क्या है, ये है, यूज कर लेते हैं। यहाँ पर लिखेंगे यूजिंग इक्वेशन 2। तो इसकी हम क्या वैल्यू पुट करेंगे, समेशन आई गोइंग फ्रॉम 1 to r एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ एक्स आई प्लस एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ एक्स आर प्लस 1। अब यहाँ तक समेशन हो रहा है 1 से लेकर r तक, और एक वैल्यू और इसमें जुड़ रही है r प्लस 1। तो अगर हम दोनों को कंबाइंड कर दें तो समेशन 1 से लेकर r प्लस 1 तक हो जाएगा, और हम इसको सिंपली ऐसे लिख सकते हैं। अगर ये बात समझ में आ गई हो तो ठीक है, नहीं तो दूसरे तरीके से बताएं, जल्दी से बताइए। सर आ गई है। ठीक है, तो आपको दिखा कि आप LHS लेकर चले थे और RHS प्रूफ हो गया है। इसका मतलब एक्सपेक्टेशन अगर n इवेंट्स के सम पर अप्लाई की जाती है तो वो अलग अलग एक्सपेक्टेशंस के सम के फॉर्म में लिखी जा सकती है विदाउट एनी कंडीशन। यहाँ पर कोई भी कंडीशन लगाने की ज़रूरत नहीं है, कैसे भी रैंडम वेरिएबल हो, डिपेंडेंट हो, इंडिपेंडेंट हो, हम इसको लिख लेंगे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम आते हैं थ्योरम नंबर 2 पे। ये प्रूफ हो गया मैथमेटिकल इंडक्शन से, द रिजल्ट से इज ट्रू इन जनरल। आपको लैंग्वेज के लिए नोट्स देखना है, उसमें पूरी लैंग्वेज आपको मिलेगी। अब हम आते हैं नेक्स्ट थ्योरम पे, जो कि मल्टीप्लिकेटिव थ्योरम है। तो मल्टीप्लिकेटिव थ्योरम में एक एक्स्ट्रा कंडीशन भी लगी रहेगी। वो कंडीशन ये है कि रैंडम वेरिएबल्स कैसे होने चाहिए, इंडिपेंडेंट होने चाहिए। तो एक चीज़ हम आपको यहाँ बता दें, जैसे हम समेशन को इस तरह से लिखते हैं, यानी अगर 2 इवेंट्स या 3 इवेंट्स या इससे ज़्यादा इवेंट्स सम हो रही हैं तो हम इस तरह से लिखते हैं। उसी तरीके से अगर हमारे पास कुछ इवेंट्स का मल्टीप्लिकेशन है तो मल्टीप्लिकेशन के लिए हम लोग सिंबल यूज़ करते हैं ये वाला, प्रोडक्ट आई गोइंग फ्रॉम 1 to n एक्स आई। कभी कभी ये सिंबल कुछ किताबों में ऐसे भी लिखा होता है, तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है, कैसे भी लिखा हो, जैसे यहाँ पर सिंपली ऐसे ही लिखा है। तो कभी कभी ये ऐसे भी हो जाता है और कभी कभी ऐसे भी रहता है, तो आपको कंफ्यूज नहीं होना, दोनों का मतलब सेम है। यानी ये बताता है कि n इवेंट्स को प्रोडक्ट किया गया है। अब हम आते हैं प्रूफ पे। तो प्रूफ के लिए वही मैथमेटिकल इंडक्शन का प्रिंसिपल लेकर चलेंगे n इक्वल टू 2 के लिए, और n इक्वल टू 2 के लिए हमने जो आपको पहले प्रूफ कराया था उसी का यूज़ आपको करना है। यानी ये वाला हम दोबारा नहीं लिख रहे हैं, आपको कॉपी में लिखते समय इस बात का ध्यान रखना है, इसका प्रूफ जो है वो सेम है। ठीक है, अब हम इसको हाँ बोलो, हाँ बोलो सर इसमें 2 है प्रूफ करने को। हाँ 2 में प्रूफ करने को हमने करवा रखा है आपको, वही यहाँ पर कॉपी कर लेना। ठीक है, जब नोट्स बनाएंगे तब, बाकी जब आप नोट्स देखेंगे ऑनलाइन में तो आपको ये मिल भी जाएगा। ओके,
जी सर। ओके, अब हम आते हैं n इक्वल टू आर के लिए। तो हम इसको आर के लिए प्रूफ नहीं करते हैं, आर के लिए हम इसको ट्रू मानते हैं। यानी अगर आर रैंडम वेरिएबल्स मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो एक्सपेक्टेशन सब पे डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगी। द ओनली कंडीशन इज दैट रैंडम वेरिएबल्स आर इंडिपेंडेंट, वो कंडीशन लगी रहेगी। इसी को हम शॉर्ट फॉर्म में कैसे लिख सकते हैं, प्रोडक्ट आई गोइंग फ्रॉम 1 टू आर एक्स आई इज इक्वल टू प्रोडक्ट आई गोइंग फ्रॉम 1 टू आर एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स आई। चलिए आगे बढ़ते हैं। आर के लिए ट्रू मानने के बाद हम आर प्लस 1 के लिए इसको प्रूफ करेंगे। तो क्या प्रूफ करना रहेगा, हमें प्रूफ करना रहेगा कि हमारे पास आर प्लस 1 इवेंट का प्रोडक्ट है और हमने उस पर अप्लाई किया है एक्सपेक्टेशन, और ये किसके बराबर आएगा, प्रोडक्ट आई गोइंग फ्रॉम 1 टू आर प्लस 1 एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स आई के बराबर। ये हमें प्रूफ करना है। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, x1 x2 डॉट डॉट एक्स आर सबको प्रोडक्ट किया गया है r प्लस 1 इज इक्वल टू एक्सपेक्टेशन ऑफ x1 एक्सपेक्टेशन ऑफ x2 एक्सपेक्टेशन ऑफ xr एक्सपेक्टेशन ऑफ xr प्लस 1। प्रूफ करते हैं। तो प्रूफ करने के लिए हम सिंपली लेफ्ट हैंड साइड ले लेंगे। लेफ्ट हैंड साइड में हमारे पास क्या है, प्रोडक्ट आई गोइंग फ्रॉम 1 टू आर प्लस 1 एक्स आई। करेंगे क्या, हम आर तक की इवेंट्स को अलग लिखेंगे और जो लास्ट वाली है जिसका नाम है आर प्लस 1, आर तक के इवेंट को एक साथ कर लिया और आर प्लस 1 को अलग कर लिया, और सब आपस में प्रोडक्ट हो रहे थे तो यहाँ पर प्रोडक्ट का सिंबल लगा हुआ है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब ये दो इवेंट आपको दिखनी चाहिए, एक ये वाली जो आर तक है और दूसरी ये जो अकेली इवेंट है आर प्लस 1th। दो इवेंट के लिए इक्वेशन 1 में हम इसको प्रूफ कर चुके हैं। यहाँ पर एक्सपेक्टेशन x1 होगा और एक्सपेक्टेशन ऑफ x2 होगा, इसको सही कर लेना। ठीक है, तो दो इवेंट के लिए हम इसे प्रूफ कर चुके हैं, इसलिए हम यहाँ पर उसे अप्लाई कर देते हैं। जब दो इवेंट वाला हम यहाँ पर अप्लाई करेंगे तो क्या होगा, प्रोडक्ट आई गोइंग फ्रॉम 1 टू आर एक्स आई, और दूसरी इवेंट पे भी एक्सपेक्टेशन लग जाएगा। यानी हमने इक्वेशन 1 का यूज करते हुए इसको रीराइट कर लिया यूजिंग इक्वेशन 1। अब आगे बढ़ते हैं, इक्वेशन 2 का यूज करेंगे हम लोग। इक्वेशन 2 में हमने कुछ ट्रू माना है। क्या ट्रू माना है कि अगर हमारे पास एक्सपेक्टेशन आर तक की इवेंट्स का है तो हम उसे, ये है हमारे पास इक्वेशन 2, तो हम उसे आर इवेंट्स के प्रोडक्ट में लिख सकते हैं। इक्वेशन 2 का यूज कर लेते हैं। यहाँ पर क्या लिखेंगे, प्रोडक्ट 1 टू आर एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स आई। अब इसमें एक इवेंट और मल्टीप्लाई हो रही है, तो अगर हम इनको कंबाइन करके लिखना चाहें तो कैसे लिखेंगे, आई गोइंग फ्रॉम 1 टू आर प्लस 1 एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स आई, और यही हमें प्रूफ करना था RHS में, हेंस प्रूव्ड। इसका मतलब जो ये वाली थ्योरम है ये n इवेंट्स के लिए ट्रू है। क्लियर हो गया सबको? जी सर। ठीक है, कंडीशन याद जी रखते सर। हैं कि रैंडम वेरिएबल यहाँ पर इंडिपेंडेंट होंगे। चलिए अब हम अपने नेक्स्ट प्रॉपर्टी पर आते हैं। हाँ, कोई कुछ पूछ रहा है सर बेटा, चीज बोलो। समझ नहीं आ रही है, हाँ, जो सर आपने अभी कराई थी पहले, इससे पहले, वो थ्योरम और ये थ्योरम सर अलग अलग है ना? बेटा वो दो के लिए था, ये देखो यहाँ पर हमने दो का प्रूफ करवाया था, ये आपको दिखाते हैं। अलग अलग नहीं है, सेम है। जैसे ये हमने प्रूफ करवाया ये सिर्फ दो के लिए है, तो हमने इसका प्रूफ कर लिया, प्रूफ जी कर लिया। सर। अब इसी में अगर हम दो से ज्यादा इवेंट कर लें तो कैसे प्रूफ करेंगे, तो हम लगा रहे हैं प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन। ओके, जी सर। जी सर। ठीक है, यही सेम केस हुआ है प्लस वाले के साथ। प्लस वाले का ये वाला प्रूफ हमने करवाया था दो के लिए। अब जी इसी को सर। हमने आज करवाया नहीं है, बोल दिया कि आपको पहले ये करना है फिर आगे बढ़ना है। ठीक जी है, सर। चलिए अब हमने एक प्रॉपर्टी एक्सपेक्टेशन की करवाई थी। एक्सपेक्टेशन x का मॉड x हमेशा छोटा होगा एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ मॉड x से। चलिए इसको प्रूफ करते हैं, और ये इंपॉर्टेंट थ्योरम है आपके लिए।
ये हमेशा छोटा या बराबर होगा एक्सपेक्टेशन ऑफ मॉड एक्स। तो इस वाली प्रॉपर्टी का प्रूफ करते समय हमको याद रखना है कुछ बातें, जैसे कि हमारे पास लिखा हुआ है कि x छोटा है y से, और हम ये भी लिख दें कि माइनस एक्स छोटा है y से। तो जब किसी एक क्वांटिटी की प्लस वाली वैल्यू और माइनस वाली वैल्यू किसी दूसरी क्वांटिटी से छोटी होती हैं तो हम सिंपली लिख देते हैं मॉड एक्स इज लेस आर इक्वल टू वाई। क्लियर? जी सर। चलिए ठीक है, तो हम यहाँ पर बात करने जा रहे हैं कैसे हम इस थ्योरम को प्रूव कर पाएंगे। एक हमारे पास x क्वांटिटी है, हम इसको लिख सकते हैं कि x इज लेस आर इक्वल टू मॉड एक्स। बताओ ये बात सही है या गलत? देखो अगर x की वैल्यू 2 है तो ये इक्वल हो जाएगा। यहाँ पर दोनों चीज़ें लिखी हुई हैं, एक तो लेस लिखा है और एक तो इक्वल लिखा है। तो अगर x की वैल्यू 2 ली तो इक्वलिटी होल्ड कर जाएगी, और अगर हमने x की वैल्यू -2 ले ली तो इस तरफ -2 होगा और इस तरफ होगा -2 मॉड। -2 का मॉड बन जाएगा 2। अब बताओ क्या होगा, ये छोटा हो जाएगा ये बड़ा हो जाएगा। तो दो कंडीशन हो सकती हैं, या तो इक्वल या तो लेस, यानी x इज ऑलवेज लेस और इक्वल टू मॉड x। क्लियर? जी सर। वी अप्लाई द एक्सपेक्टेशन ऑन बोथ द साइड्स। हम दोनों तरफ क्या करेंगे, एक्सपेक्टेशन ले लेंगे, और ये हमारी बन गई क्वेश्चन नंबर 1। अब हम आते हैं दूसरे पे। तो एक बात तो हमने ये लिखी थी, दूसरी हम फिर लिखने जा रहे हैं। हमने कहा माइनस एक्स इज ऑलवेज लेस आर इक्वल टू मॉड एक्स। अब ये कैसे सही होगा जरा हम करके देख लेते हैं। तो हम एक बार x की वैल्यू ले लेते हैं 2। तो जब हम x की वैल्यू 2 लेंगे तो इधर आएगा -2 और इधर 2 आएगा। ये माइनस आगे लगा हुआ है, हमने सिर्फ x की जगह पे 2 पुट किया है। तो यहां से लेस आया या इक्वल आया, तो लेस आया। अब अगर हम x की वैल्यू -2 ले लें तो क्या होगा, तो -2 लेते ही ये क्या बन जाएगा, -2, और इधर क्या बन जाएगा -2 मॉड। अब -2 का मॉड तो 2 हो जाएगा और ये माइनस माइनस +2 हो जाएगा, यानी अब की बार इक्वालिटी होल्ड कर गई। तो एक बार इक्वल हुआ और एक बार लेस हुआ, इसका मतलब -x इज ऑलवेज लेस आर इक्वल टू मॉड x। क्लियर? जी सर। अब हम बोथ साइड एक्सपेक्टेशन अप्लाई कर देते हैं। तो आपको याद होगा मैंने आपको एक प्रूफ करवाया था, एक्सपेक्टेशन ऑफ -x में यहाँ पर -1 एज अ कांस्टेंट है, और आपको एक फार्मूला करवाया था, अगर एक्सपेक्टेशन ऑफ cx है तो हम उसे क्या लिख सकते हैं, सर सी होता है। हाँ c एक्सपेक्टेशन ऑफ x, यानी इस -1 को हम बाहर ले सकते हैं। जी सर। ठीक है, अब हम इक्वेशन 1 और 2 को मैच करेंगे। इक्वेशन 1 कह रहा है कि एक्सपेक्टेशन ऑफ x इज लेस देन दिस क्वांटिटी। इक्वेशन 2 कह रहा है माइनस एक्सपेक्टेशन x इज लेस देन दिस क्वांटिटी। इट मीन्स दैट मॉड ऑफ एक्सपेक्टेशन x लेस आर इक्वल टू एक्सपेक्टेशन ऑफ मॉड x, यानी हमने ये यूज किया। क्लियर? क्लियर? सर ये लास्ट लाइन में क्या बताया आपने? हमने आपको बताया कि जब भी कोई क्वांटिटी किसी दूसरी क्वांटिटी से छोटी है और उसकी नेगेटिव वैल्यू भी उसी से छोटी है, तो इसका एक ही मतलब होता है, प्लस भी छोटा माइनस भी छोटा, तो सीधे सीधे हम लिख देते हैं मॉड एक्स इज लेस आर इक्वल टू वाई। अगर आपको ये समझना है तो मैं आपको इसको एक दूसरे तरीके से समझा सकता हूँ। कैसे, जरा देखिए। आप लोगों ने कई बार ऐसा पढ़ा होगा, मॉड एक्स इज लेस देन 2 है तो हम इसको लिखते हैं x लेस देन 2 ग्रेटर देन -2, लिखते हैं कि नहीं? जी सर। ये कैसे आता है मैं आपको बताता हूँ। देखो यही से आपको क्लियर हो जाएगा कि ऊपर जो मैंने लिखा वो कैसे लिखा है। मॉड x लेस देन 2 का मतलब है कि x भी 2 से छोटा है और -x भी 2 से छोटा है। तो ये वाली को इक्वेशन 1 मान लो, और इसमें क्या करो, माइनस से बोथ साइड मल्टीप्लाई कर लो। तो माइनस से अगर हम बोथ साइड मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा x -2। आपको मैंने बताया है कि माइनस से मल्टीप्लाई करने पर इक्वालिटी पे क्या फर्क पड़ता है, इनइक्वालिटी पे।
चेंज हो जाती है। जी सर। ये इक्वेशन 2 बन गई। अब इक्वेशन 1 कह रही है कि x है 2 से छोटा, और इक्वेशन 2 क्या कह रही है बताओ, x है -2 से बड़ा। बड़ा। देखो ये आया प्रूफ। जो बात आप यहां से डायरेक्ट लिखते थे वो एक्चुअली में ऐसे प्रूफ होता है। क्लियर हो गया? जी सर। ठीक है। तो अब आपको इस थ्योरम को एग्जाम में प्रूफ करने में कोई दिक्कत नहीं होने वाली है, आपने इसका एक एक पार्ट समझ लिया है। चलिए अब हम नेक्स्ट थ्योरम पे मूव करते हैं। नेक्स्ट थ्योरम हमारी क्या है? नेक्स्ट थ्योरम में अब आपको थोड़ा सा हिस्सा मूवमेंट का बताएंगे हम। तो नेक्स्ट थ्योरम को पढ़ने के पहले हम मूवमेंट्स या कह लो वेरिएंस, वेरिएंस पहले बता देते हैं फिर मूवमेंट पे आते हैं। तो वैसे तो आपके सिलेबस में वेरिएंस का नाम नहीं है, लेकिन फिर भी बिना वेरिएंस को जाने आप प्रोबेबिलिटी का पेपर 1 क्लियर नहीं कर सकते हैं। क्लियर कर लेंगे लेकिन आपके नंबर कम रहेंगे अगर आपने वेरिएंस नहीं पढ़ा तो वेरिएंस होता क्या है इसको हम पहले ग्राफिकली इंटरप्रेट करेंगे, फिर हम बात करेंगे वेरिएंस के फॉर्मूले की। आपको अगर मैं ये कहूं कि एक क्लास में 10 बच्चे हैं, ठीक है, हमने इनका एक टेस्ट लिया 20 नंबर का, और हमने आपको बताया कि इन 10 बच्चों का एवरेज स्कोर आया है 12। आप बताइए आप इसका क्या मतलब समझते हैं? What did you mean by this value? नहीं, चलो मैं समझ क्या समझ पा रहे हैं इसका क्या मतलब आपने समझा? आप इसको किसी को मान लो छोटे बच्चे को समझाना है कि ये क्या है, आप कैसे समझाएंगे? हम क्या करते हैं, हम उन 10 बच्चों का नंबर सबसे पहले जोड़ते हैं। किसी का नंबर कम आया होगा लेते हैं, फिर उस दो जितने नंबर होते हैं उनको काउंट करके डिवाइड कर देते हैं। 10 से डिवाइड करते हैं। तो ये नंबर हमको ये बताता है, एक्चुअली में मीन को हम लोग कहते हैं मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी, जो कि आप पेपर नंबर 2 में पढ़ोगे इसी सेम में, और तब हम आपको इसको और अच्छे से डिक्टेट करेंगे, ठीक है। मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी के कई मेजर होते हैं। मेजर का मतलब नापना, सेंट्रल टेंडेंसी का मतलब सेंट्रल की टेंडेंसी क्या है। तो यहां पर सेंट्रल की टेंडेंसी निकल के आई है 12, यानी सेंट्रल की वैल्यू 12 का मतलब ये हुआ कि बाकी बच्चों के नंबर इसके आसपास हैं। कुछ बच्चों के नंबर 12 से कम होंगे, कुछ के 12 से ज़्यादा होंगे। तो हमको अगर कोई एक वैल्यू 12 बता दे तो हम पूरी क्लास के बारे में आइडिया क्या लगाएंगे कि जितने बच्चे हैं उनके नंबर लगभग 12 के आसपास हैं। क्लियर? अब मान लो एक दूसरे कॉलेज के 10 बच्चों का हम एवरेज स्कोर लिख दे रहे हैं 16। अब बताइए इन दोनों को देखकर आप क्या अनुमान लगाएंगे? इसका एवरेज 10 बच्चों का 12 आया है और इसका एवरेज 10 बच्चों का 16 आया है। इसका एवरेज ज्यादा आने का मतलब इस ग्रुप के बच्चों का स्कोर भी ज्यादा रहा होगा। आप मेरी बात को समझ पा रहे हैं? यानी इस ग्रुप के बच्चों का स्कोर ज्यादा रहा होगा, इस वजह से इसका एवरेज भी ज्यादा आया। यानी हम इसको कह सकते हैं कि इस ग्रुप के बच्चे इस ग्रुप के बच्चों से ज्यादा होशियार हैं या ज्यादा टैलेंटेड हैं। क्लियर? अब जी सर। अब अगर हम आपको इन 10 बच्चों का रॉ डेटा दिखाएं, यानी हम इनके अलग अलग नंबर आपको दिखाएं, तो हम एग्जैक्ट वैल्यू तो नहीं लिख रहे हैं, हम एक हाइपोथेटिकल वैल्यू लिख रहे हैं। मान लो 5 बच्चे इधर हैं, 5 बच्चे इधर हैं। हमने इन 5 बच्चों के नंबर लिख दिए 12, 10, 14, 8 और 12। इसका एवरेज लोगे तो 12 आएगा, ठीक है। हम इन 5 बच्चों का एवरेज यहां पर लिख रहे हैं 14, 16, 12, 18 एंड 16। इसका एवरेज लेंगे तो 16 आएगा। आप दोनों के रॉ डेटा को कंपेयर करके देखो, आपको दिख रहा होगा कि ग्रुप 2 के बच्चे हमेशा स्कोर ज्यादा कर रहे हैं। हालांकि अगर हम इसके इस वाले बच्चे से इसके इस वाले बच्चे का कंपैरिजन करें तो स्कोर कम है, लेकिन एवरेज ये बताता है कि इस ग्रुप के बच्चे ज्यादा नंबर ला रहे हैं। तो एवरेज का इंटरप्रिटेशन आपको समझ में आया? जी सर, आ गया। जी सर। तो ये एक्सपेक्टेशन एक्स हमको क्या प्रोवाइड कराता है? मीन या एवरेज। अब जब हम कभी ऐसा करते हैं, हमने अब आपको कहा कि 2 ग्रुप हमने लिए बच्चों के, ये फर्स्ट ग्रुप है और ये सेकंड ग्रुप है। तो इस ग्रुप के बच्चों का एवरेज स्कोर है 14 और इस ग्रुप के बच्चों का भी एवरेज स्कोर है 14।
अब आप बताइए कौन सा ग्रुप अच्छा है, बताओ। क्या हम एवरेज स्कोर देखकर कुछ कह सकते हैं? नो सर। नहीं कह सकते। लेकिन नो अब हम आपको रॉ डेटा दिखाते हैं। रॉ डेटा देखिए, इस ग्रुप के 5 बच्चों का स्कोर यहाँ पर है 10, 14, 10 एंड 6 और 18 एंड 22 लिख लेते हैं, मान लेते हैं 25 नंबर का टेस्ट है, ठीक है। यहाँ के 5 बच्चों का स्कोर हम लिख रहे हैं, जरा आप देखिए। टेन, 12, 14, 16, 18 और यहाँ के बच्चों का स्कोर ये है। अब आप जब एवरेज निकालोगे तो दोनों का एवरेज 14 आएगा, घर पे कैलकुलेट करके देखना। लेकिन सिर्फ एवरेज को देखकर हम तो यही बता सकते थे कि दोनों ग्रुप एक जैसे हैं। लेकिन जब हमने रॉ डेटा देखा तो रॉ डेटा में हमें समझ में आया कि इस ग्रुप के बच्चों का सेंट्रल टेंडेंसी से डिस्टेंस कम है, जबकि इस ग्रुप के बच्चों का सेंट्रल टेंडेंसी यानी मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी से डिस्टेंस ज़्यादा है। यानी इस ग्रुप में वेरिएशन ज़्यादा है। एक बच्चा मीन से कितने डिस्टेंस की यूनिट पर है? 8 डिस्टेंस की यूनिट पर है, और ये 8 डिस्टेंस की यूनिट पर है, जबकि यहाँ पर ये 4 और 4 डिस्टेंस की यूनिट डिस्टेंस की दूरी पर है ये, है ना। तो आपको एक चीज़ ये क्लियर हुई कि सेंट्रल टेंडेंसी के जितनी पास वैल्यू होती हैं वो सेंट्रल टेंडेंसी की वैल्यू हमको और अच्छा इंटरप्रिटेशन देती है। जैसे हमने कहा सारे बच्चों का स्कोर लगभग 14 के आसपास है, तो ये बात इस वाले ग्रुप में ज़्यादा सही लग रही है, इस वाले ग्रुप में ज़्यादा सही लग रही है? सर इधर वाले, इधर सेकंड वाले ग्रुप में ना। इसका मतलब फर्स्ट वाले ग्रुप में कुछ गड़बड़ हुआ। तो जब कभी ऐसा होता है कि केवल सेंट्रल टेंडेंसी के मेजर से हम कोई अनुमान नहीं लगा पाते हैं, तब हम स्टडी करते हैं किसकी? वेरिएंस की। अब ये वेरिएंस होता क्या है? वेरिएंस कहता है कि सारी वैल्यूज से उसकी मीन वैल्यू को घटाओ। घटाने पर दो चीजें हो सकती हैं, या तो हमको प्लस की वैल्यू मिले या तो हमको माइनस की वैल्यू मिले। हमको ना तो माइनस की वैल्यू से मतलब है ना तो प्लस की वैल्यू से मतलब है, हमको मतलब है उनकी दूरी कितनी है। तो उनकी दूरी हम जब मापना चाहते हैं तो प्लस और माइनस को हटाने के लिए हम इसका कर देते हैं स्क्वायर। स्क्वायर करने के बाद ये जितनी भी वैल्यूज हैं हम उनको ऐड करते हैं, और ऐड करने के बाद उनका क्या ले लेते हैं? एवरेज। ये कहलाता है वेरिएंस। यानी वेरिएंस हमको ये बताता है कि बाकी सभी वैल्यूज सेंट्रल टेंडेंसी वाली वैल्यूज से औसतन ऑन एवरेज कितनी दूरी पर हैं। यानी वेरिएंस अगर किसी का 4 आया तो हम कह सकते हैं कि हमारी सारी वैल्यूज सेंट्रल की वैल्यूज से ऑन एवरेज 4 डिस्टेंस की यूनिट पर हैं, 4 डिस्टेंस पर हैं, 4 यूनिट की डिस्टेंस पर हैं। क्लियर हो गई ये बात? जी सर। ठीक है। अब इसको जरा कैलकुलेट भी करते हैं जल्दी से हम लोग। तो अगर हम यहाँ पर वेरिएंस कैलकुलेट करें तो हम सबसे पहले x1 यानी पहली वैल्यू से 14 घटाएंगे तो रिजल्ट आएगा -8। 10 से घटाएंगे तो आएगा -4, 14 से घटाएंगे तो 0, 18 से घटाएंगे तो 4 और 22 से घटाएंगे तो 8। तो ये हमने क्या ले लिया? ये हमने निकाला xi माइनस x बार। नेक्स्ट काम हमको क्या करना है? इसका करना है स्क्वायर, क्योंकि कुछ वैल्यूज माइनस में आती हैं और कुछ प्लस में आती हैं। हमको माइनस प्लस से मतलब नहीं, बस हमको मतलब है उनकी डिस्टेंस कितनी है। तो इसका स्क्वायर करेंगे 64, 16, 0, 16 एंड 64। फिर हम क्या करेंगे? इनको जोड़ेंगे। जोड़ने के बाद ये टोटल कितनी वैल्यूज थी? 5, और हम ले लेंगे इनका एवरेज। दैट इज कॉल्ड वेरिएंस। सेम प्रोसेस इधर भी करेंगे। अब जब वेरिएंस कैलकुलेट करोगे तो एक सीरीज का वेरिएंस ज्यादा आएगा, इसका वेरिएंस ज्यादा आएगा और इसका आएगा कम। तो अब वेरिएंस जिसका ज्यादा होता है वो सीरीज में पता चलता है कि वेरिएशन ज्यादा है, और वेरिएशन इज नॉट गुड फॉर डेटा। डेटा में ज्यादा वेरिएशन हमको इफेक्टेड करता है। कैसे करता है इसको हम धीरे धीरे आपको आगे चलकर रियल लाइफ एग्जांपल से बताएंगे, है ना। एक तरह से हम इसको समझा सकते हैं, अभी मैं आपको बताता हूँ। चलिए देखिए, मान लो एक बच्चा ए है और एक बच्चा बी है। हमने इसका 5 बार टेस्ट लिया, इसका भी 5 बार टेस्ट लिया, स्कोर आ गया। हमने कहा जो वेरिएंस ऑफ ए है, यानी इस ए का वेरिएंस और बी का वेरिएंस, ए का वेरिएंस ज़्यादा है। अब आप बताइए कि हम जब इन दोनों को एग्जाम में भेजेंगे तो किस बच्चे पर हमारा ज़्यादा भरोसा रहेगा कि ये बच्चा अच्छा स्कोर करके आएगा?
बताइए। ए वाले पे जिसका वेरिएंस कम होगा, यानी जिसका वेरिएंस कम है, इसका मतलब वो सेंट्रल की वैल्यू से ज़्यादा मूव नहीं कर रहा है, यानी हम इस पे भरोसा कर सकते हैं। क्रिकेट के दो प्लेयर हैं, एक है विराट कोहली और एक है करुण नायर। सपोज दैट विराट कोहली जब 5 मैचों में स्कोर करते हैं तो उनका स्कोर ये है, आप जरा ध्यान से देखिएगा। और करुण नायर का स्कोर मैं यहां पर लिख रहा हूं। अब बताइए हम किस बैट्समैन पे ज्यादा भरोसा करें, जिसका ये स्कोर है या जिसका ये स्कोर है। भरोसा करने का मतलब जब हम उसको फील्ड पर भेजें तो वो स्कोर करके आएगा, ये निश्चित हो जाए। तो आपको अगर करुण नायर का स्कोर दिखाएं तो 309 रन भी बनाया है इसने, लेकिन एक बार 10 और एक बार 0 भी बनाया है। लेकिन अगर विराट कोहली का स्कोर देखें तो कंसिस्टेंटली इसका स्कोर 80 के आसपास है। अगर एवरेज निकालें तो राउंड अबाउट 80 आएगा या 70 आएगा। तो इसका वेरिएशन कम है, यानी हम भरोसा इस पे ज़्यादा करेंगे कि अगर ये खेलने गया है तो ये स्कोर करके आएगा। ये हैं, अगर चल गए तो 309 रन, और अगर नहीं चले तो 0 और 10 भी हैं। आपको मेरी बात समझ में आ रही है? यानी जिन चीज़ों में वेरिएंस ज़्यादा होता है उन पे हमारा भरोसा कम होता है। ये आप अपने रियल लाइफ एग्जाम्पल से भी देख सकते हैं। घर का एक बच्चा जो बहुत ज़्यादा वेरिएशन रखता हो, मान लो कि इसको 100 रुपये दिए गए मार्केट से सामान लाने के लिए, कभी ये वापस में 20 रुपये देता है, कभी उसी सामान को लेने जाता है और वापस आके 10 ही रुपये वापस करता है। तो जो बच्चा एक जैसा बिहेवियर करता है, घर वाले उस पर ज़्यादा भरोसा करते हैं, और जिसके बिहेवियर में चेंजेस आते हैं कहते हैं इसका भरोसा नहीं किया जा सकता। ऐसा आता है। तो बिहेवियरल साइंस में भी हम एवरेज देखते हैं कि उसका डेली का रूटीन क्या था और उसमें चेंजेस कैसे आ रहे थे। तो जिसमें चेंजेस कम आते हैं भरोसा उस पर ज़्यादा होता है। क्लियर? तो ये तो वेरिएंस का इंटरप्रिटेशन था एज अ, कह लो, प्रैक्टिकल लाइफ में, है ना। अब हम वेरिएंस को फार्मूले के थ्रू समझेंगे। तो वेरिएंस को आपने सीखा, इसका फार्मूला भी देख लिया, आपने वेरिएंस का फार्मूला देखा भी होगा इस तरह से। कभी पढ़ा है वेरिएंस का फार्मूला कहीं पर भी? पढ़ा या नहीं बताओ जल्दी से। इंटर में आपने मीन, मीडियन, मोड और ये वेरिएंस वगैरह तो पढ़ा होगा ना? पढ़ा था। हाँ, तो ये फार्मूला वेरिएंस का होता है। आज आपने देखा कि इस फार्मूले में कैसे कैसे चेंजेस आए और क्या क्या हुआ। हमने हर वैल्यू से सेंट्रल की वैल्यू को घटाया, प्लस माइनस की कमी को दूर करने के लिए स्क्वायर किया, और फिर इनको जोड़कर इनका एवरेज भी लिया। एवरेज हमको बताता है कि औसतन डिस्टेंस फ्रॉम द मीन पॉइंट कितनी है। क्लियर? जी सर। चलिए अब हम आते हैं वेरिएंस के फार्मूलों पे। तो वेरिएंस वर्ड हमको बताता है कि हमारे डेटा में सेंट्रल की वैल्यू से कितना वेरिएशन है। हम इसके सिंबल की बात करते हैं, तो वेरिएंस को हम इस सिंबल से डिनोट करते हैं और इसका नाम है सिग्मा। 2 सिग्मा आप पढ़ेंगे, एक सिग्मा इसको भी हम कहते हैं। आपने जब कभी इंटर में पढ़ाई की होगी तो इसको सिग्मा कहा गया होगा, लेकिन अब बीएससी में हम इसके नाम को चेंज कर रहे हैं, इसको हम कहते हैं समेसन। क्या कहते हैं? समेसन। और सिग्मा किसका नाम रख देते हैं? इसका। सिग्मा स्क्वायर भी हम बोल सकते हैं, सिग्मा स्क्वायर। ओके। तो वेरिएंस का सिंबल होता है सिग्मा स्क्वायर, और इसका फार्मूला क्या होता है? इसका फार्मूला होता है एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ एक्स माइनस एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स एंड होल ऑफ स्क्वायर। ये है फार्मूला सिग्मा स्क्वायर का। इसको हम ऐसे भी लिखते हैं v ब्रैकेट में x, यानी वेरिएंस के लिए हम किसको यूज करते हैं? एज अ ऑपरेटर v को। अगर v किसी रैंडम वेरिएबल पे लगा है तो इसका मतलब है वेरिएंस ऑफ रैंडम वेरिएबल x। तो ये फार्मूला है वेरिएंस x का। आपको समझ में आया? अब जो फार्मूला अभी हमने ऊपर पढ़ा, कौन सा वाला? ये वाला। हम देखते हैं कि हमारा फार्मूला इससे मैच कर रहा है कि नहीं कर रहा है। चलिए देखते हैं। तो अभी हमने जो फार्मूला लिखा वो क्या लिखा? एक्सपेक्टेशन x माइनस एक्सपेक्टेशन ऑफ x होल ऑफ स्क्वायर। ये वेरिएंस का फार्मूला है। अब आप एक्सपेक्टेशन की प्रॉपर्टी को समझिए। यहाँ पर कुछ भी लिखा है इसको पूरा एक मान लीजिए, और मान लीजिए कि ये एक्सपेक्टेशन ऑफ दिस क्वांटिटी स्क्वायर आपको कैलकुलेट करना है। तो आपके अकॉर्डिंग डेफिनेशन क्या होनी चाहिए? अगर ये डिस्क्रीट का केस होता तो हम लिखते समेसन, जो भी वैल्यू का एक्सपेक्टेशन निकालना है, और उसका प्रोबेबिलिटी फंक्शन।
अगर कंटिन्यूस का होता तो जिस भी वैल्यू का एक्सपेक्टेशन निकाल रहे हैं इनटू रैंडम वेरिएबल का पीडीएफ इनटू डीएक्स, यही तो लिखते हैं। तो जरा हम इसको ओपन करते हैं, जरा ओपन कर रहे हैं, देखिएगा। तो सबसे पहले क्या आएगा, समेसन, और यहाँ पर कौन सी वैल्यू आएगी, x माइनस एक्सपेक्टेशन ऑफ x होल ऑफ स्क्वायर, क्योंकि हम इसी का तो एक्सपेक्टेशन निकाल रहे हैं, इनटू क्या आएगा, px। ओके, क्लियर। अब आपको पता है कि एक्सपेक्टेशन x क्या देता है, मीन, तो मीन को हम x बार से रिप्रेजेंट करते हैं। तो आप एक काम करिए कि यहाँ पर एक्सपेक्टेशन x को x बार से रिप्लेस कर दीजिए। अब ये px क्या है, px इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ x, यानी कि रैंडम वेरिएबल की प्रोबेबिलिटी क्या है। तो मान लो हमारे पास एक डाइस है, डाइस में कितने नंबर होते हैं, 6। हम आपसे कहें कि इसमें से किसी भी नंबर के आने की प्रोबेबिलिटी क्या है, आंसर बताइए। 6 में से 6 डाइस पे हमारे 6 नंबर हैं, हम कह रहे हैं किसी भी नंबर के आने की प्रोबेबिलिटी क्या है। 3 आएगा, इसकी क्या प्रोबेबिलिटी है, 4 आएगा, इसकी क्या प्रोबेबिलिटी, 1/6 और 1/3 आ सकता है। नहीं बेटा, 1/6, क्योंकि यहाँ पर टोटल केस 6 हैं और हमको जिसकी भी प्रोबेबिलिटी चाहिए वो फेवरेबल बनेगा, ठीक है। तो इस वाले केस में क्या होता है, हमारे पास टोटल नंबर है n, और n में से कोई एक नंबर आएगा, इसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी, 1/n। अब हमारा वो वाला फार्मूला यहां से बन गया जो हमने ऊपर लिखा था, जो आपने पहले पढ़ा था। यानी ये वेरिएंस कहीं और से नहीं आया है, ये और वो सब एक ही हैं, बस यहां पर जो कॉन्सेप्ट हम लगा रहे हैं वो बीएससी का लगा रहे हैं, और ये वाला कॉन्सेप्ट था इंटर का। क्लियर हुआ आपको, हाँ या ना, जल्दी बोलिए, आपका रिस्पांस आना चाहिए। सर मैंने बोला। हाँ अच्छा, आवाज नहीं है बेटा मेरे तक, क्लियर। अच्छा, एक्चुअली में मुझे लग रहा है कुछ नेटवर्क प्रॉब्लम है, आपकी आवाज मेरे तक पहुंच नहीं रही है। खैर, हम आगे बढ़ते हैं। तो आज आपने जाना वेरिएंस का फार्मूला। वेरिएंस इज डिनोटेड बाय दिस एंड आल्सो डिनोटेड बाय सिग्मा स्क्वायर, एंड द डेफिनेशन ऑफ वेरिएंस इज एक्सपेक्टेशन ऑफ x माइनस एक्सपेक्टेशन x होल ऑफ स्क्वायर। चलिए अब हम थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। हमने वेरिएंस के फार्मूले को जान लिया, वेरिएंस की प्रॉपर्टीज हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे। आज हम वेरिएंस के एक दूसरे फार्मूले पे विचार करते हैं, अनदर फार्मूला ऑफ वेरिएंस विच इज मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर यू। चलिए देखते हैं क्या है ये फार्मूला। तो अगर हम वेरिएंस ऑफ x के फार्मूले में इस होल स्क्वायर को ओपन कर दें तो क्या होगा, देखते हैं। तो होल स्क्वायर ओपन करने का एक ही कॉन्सेप्ट होता है, अंदर जो दो क्वांटिटी, इनको a मान लो, इनको b मान लो। तो सबसे पहले आता है a स्क्वायर, फिर आता है b स्क्वायर, फिर आता है -2a एंड b। हमने होल स्क्वायर ओपन कर लिया। होल स्क्वायर ओपन करने के बाद ये एक्सपेक्टेशन इन सब पे अलग अलग डिस्ट्रीब्यूट होगी, क्योंकि प्रॉपर्टी थी प्लस हो या माइनस हो एक्सपेक्टेशन डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगी। तो एक्सपेक्टेशन सबसे पहले जाएगी एक्स स्क्वायर के पास, इसमें एक्सपेक्टेशन x पहले से है, एक एक्सपेक्टेशन और आ गई। यहां पर 2 है कांस्टेंट जो कि बाहर हो जाएगा, और एक्सपेक्टेशन किस पे लग गई, इस पे। चलिए थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं। तो पहला वाला एज इट इज रहेगा। बात करते हैं दूसरे वाले की। अभी अभी मैंने आपको बताया कि एक्सपेक्टेशन x हमको क्या देता है, मीन। मीन एक कांस्टेंट क्वांटिटी है, और कांस्टेंट का एक्सपेक्टेशन कांस्टेंट ही होता है। यानी यहां पर अंदर मीन लिखा हुआ है, तो इस बाहर वाले एक्सपेक्टेशन का कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। यानी यहां पर सिंपली क्या रहेगा, एक्सपेक्टेशन x का होल स्क्वायर, यानी कांस्टेंट का एक्सपेक्टेशन कांस्टेंट ही आ गया। क्लियर जी सर। -2 टाइम्स इस पे आते हैं। इसमें ये तो रैंडम वेरिएबल है, लेकिन ये है कांस्टेंट। तो एक्सपेक्टेशन जब हम ऑपरेट करेंगे तो एक्सपेक्टेशन से कांस्टेंट क्या होता है, बाहर आ जाता है। तो ये वाला एक्सपेक्टेशन बाहर आ जाएगा और ये इस पे लग जाएगा। क्लियर क्लियर जी सर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। हम इसको क्या लिख सकते हैं, 2 टाइम्स एक्सपेक्टेशन x 2 बार हैं, मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो हम इसको लिख सकते हैं होल ऑफ स्क्वायर। यहां पर है एक्सपेक्टेशन x होल ऑफ स्क्वायर, और यहां पर है एक्सपेक्टेशन ऑफ x स्क्वायर। चलिए थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं। ये -2 टाइम्स है, ये +1 टाइम्स है, दोनों को हम सॉर्ट आउट करेंगे तो क्या हो जाएगा,
1 टाइम एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स होल ऑफ स्क्वायर, एंड यहाँ पर क्या आएगा एक्सपेक्टेशन एक्स स्क्वायर। अब हम इसको थोड़ा सा और एक्सपेक्टेशन की डेफिनेशन अप्लाई करके एक्सटेंड करते हैं। वैसे तो हमने अनदर फार्मूला ऑफ एक्सपेक्टेशन डिराइव कर लिया है, ये हमारा एक्सपेक्टेशन का दूसरा फार्मूला है, ठीक है। आपको उसके साथ साथ ये भी याद रखना होगा, यानी वेरिएंस ऑफ एक्स का आपका पहला फार्मूला क्या है, एक्सपेक्टेशन एक्स माइनस एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स होल ऑफ स्क्वायर, और इसी को हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं, ठीक है। चलिए, इस वाले पर जब हमने एक्सपेक्टेशन अप्लाई की थी तो इसका रिजल्ट कुछ ऐसा आया था, आपको याद होगा, अभी अभी किया। अब जरा हम इस पे भी अप्लाई करते हैं, देखते हैं क्या आएगा। तो जब हम एक्सपेक्टेशन एक्स स्क्वायर पे अप्लाई करेंगे तो आएगा समेसन एक्स स्क्वायर इंटू पी एक्स। यहाँ पर तो एक्स बार आ जाएगा, क्योंकि हम जानते हैं एक्सपेक्टेशन एक्स बार होता है, स्क्वायर लगा तो स्क्वायर लगा देंगे, ठीक है। इस वाले की बात करें तो पी एक्स यानी प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स, तो अगर एन क्वांटिटी है तो प्रोबेबिलिटी हो गई 1/n, तो आ गया 1/n समेसन ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस एक्स बार स्क्वायर, यानी वेरिएंस ऑफ एक्स का एक फार्मूला हमने और बनाया इस वाले फॉर्म में। अब जरा इसको हम स्क्वायर करके ओपन करें और देखें क्या इसके बराबर आ रहा है। चलिए जल्दी से करके देखते हैं। तो होल स्क्वायर ओपन कर देते हैं, 1/n समेसन, अगर हम होल स्क्वायर ओपन करेंगे तो आएगा एक्स आई स्क्वायर प्लस एक्स बार स्क्वायर माइनस 2 टाइम्स एक्स आई एंड एक्स बार। समेसन ऑपरेट कर देते हैं, तो जब समेसन ऑपरेट करेंगे एक्स स्क्वायर पे तो ये समेसन एक्स आई स्क्वायर हो जाएगा। आई बताता है कि कहाँ से कहाँ तक सम करना है, 1 to n इस तरह से। एक्स बार एक कांस्टेंट क्वांटिटी है, अब कांस्टेंट को अगर हम n टाइम्स सम करेंगे तो क्या आएगा, एन एक्स बार आएगा। ये बात हम आपको समझा देते हैं, जैसे 2 एक कांस्टेंट है, इसको हम 5 बार जोड़ें तो क्या आएगा, 5 into 2 आएगा। सिमिलरली इस एक्स बार स्क्वायर को हम सम कर रहे थे कितनी बार, n बार, क्योंकि ये समेसन पहले इस पे लगेगा, फिर इस पे लगेगा और फिर जाके इस पे भी लगेगा। तो इस पे लगा तो ये आ गया, ये कांस्टेंट था, कांस्टेंट को अगर हम सम करेंगे तो n से मल्टीप्लाई कर दो सिंपली, और ये वाला n जो था ये सब पे आएगा, यहाँ भी आएगा यहाँ भी आएगा। अब आते हैं इस पे, तो जब भी हम सेकंड वाले n कैसे लगा, सेकेंड वाले में एक्स बार मीन है, मीन इज अ कांस्टेंट क्वांटिटी, और कांस्टेंट को अगर हम सम करते हैं, मान लो इसको हम 5 बार सम कर रहे हैं, यानी समेसन आई गोइंग फ्रॉम 1 to 5 2, तो हम इस 2 को 5 बार जोड़ रहे हैं, तो हम क्या लिखेंगे 5 into 2, 5 बार जोड़ो 10 ही तो आ रहा है ना, वो चीज तो हम ऐसे भी निकाल सकते हैं 5 into 2 से। क्लियर जी सर। ठीक है, इस वाले की बात करते हैं, इसमें 2 कांस्टेंट है और एक्स बार कांस्टेंट है। समेसन आई पे है तो केवल और केवल किस पे ऑपरेट होगा, एक्स आई पे। देखते हैं कैसे। मान लो हमने एक क्वांटिटी लिखी 3, ऐसे नहीं, समेसन ऑफ ए एक्स, और हमने लिखा i इक्वल टू 1 to n। जरा ध्यान से देखना, तो हम इसको कैसे लिख सकते हैं, हम इसको लिख सकते हैं ax1 प्लस ax2 प्लस कहाँ तक जोड़ना है, axn तक। अब a सब में है, हम a को बाहर लिख लें तो अंदर क्या बचा, x1 प्लस x2 प्लस डॉट डॉट xn। अब अंदर वाली क्वांटिटी को हम फिर से समेसन में लिख सकते हैं, समेसन i गोइंग फ्रॉम 1 to n xi। तो आपने देखा समेसन ऑफ ए एक्स आई इज इक्वल टू ए समेसन ऑफ एक्स आई। वही काम यहाँ करेंगे, ये 2 और ये एक्स बार एक ही तरह थे, एक्स आई पे समेसन केवल रहेगा, और ये 2 और एक्स बार क्या हो जाएंगे, सब में रहेंगे तो बाहर आ जाएंगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ये आया 1/n समेसन एक्स आई स्क्वायर, यहाँ एन से एन कैंसिल हो जाएगा, ये बचेगा एक्स बार स्क्वायर, यहाँ पर -2 एक्स बार है। अब बताओ इसकी वैल्यू हम क्या लिखें। आपको एक्स बार का फॉर्मूला पता है, सबको जोड़ते हैं और एन से डिवाइड करते हैं, ये तो करते हैं जी सर। इस एक्स बार के फॉर्मूले से हम समेसन एक्स आई को कैलकुलेट करेंगे तो आएगा एन एक्स बार, यानी हम इसकी जगह पे क्या लिख देंगे, एन एक्स बार। अब इसको जरा सॉल्व करो तो क्या हो जाएगा, -2n एक्स बार स्क्वायर। अच्छा एक चीज और, ये 1/n जो था ये यहाँ पर मैंने लगाया, यहाँ पर लगाया और यहाँ भी लगा देते हैं। ओके जी सर। ओके, तो अब हम इसको भी अटैच कर लेते हैं सीधे सीधे। जब इसको अटैच करेंगे तो ये पूरा एक्स बार का फॉर्मूला बन जाएगा। तो हम इसको डायरेक्टली क्या लिख देते हैं,
2x बार स्क्वायर, इस सबको हटाओ, 2x बार स्क्वायर डायरेक्ट आ गया कि नहीं? आ गया। ठीक है, अब -2x बार और +x बार क्या बन गया? -x बार स्क्वायर, और यहाँ पर क्या है 1/n समेशन xi स्क्वायर। अब मैच करो जरा इस फॉर्मूले से, मैच हुआ कि नहीं हुआ? होगा। तो आपको ये दिखा कि वेरिएंस के जो फॉर्मूले हैं उनको हम आसानी से एक दूसरे में कन्वर्ट कर लेते हैं। अब इस क्लास का कंक्लूजन क्या है, यानी कि अब तक हमने जो पढ़ा उसमें हमें याद क्या रखना है? आपको कॉपी पे चाहो तो इनको आप अपने समझने के हिसाब से लिख सकते हो। आपको बेसिकली याद करना है सिग्मा स्क्वायर, वेरिएंस एक्स, फार्मूला क्या है एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स माइनस एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स होल ऑफ स्क्वायर, ये याद रखना है। दूसरा आपको याद रखना है वेरिएंस एक्स का अनदर फार्मूला जो कि था एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस एक्सपेक्टेशन एक्स होल ऑफ स्क्वायर। अगर आप इसको लिखना चाहते हैं इस वाले फॉर्म में तो सिंपली लिख सकते हैं 1/n समेशन xi माइनस एक्स बार स्क्वायर, या फिर हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 1/n समेशन xi स्क्वायर माइनस एक्स बार स्क्वायर, सिग्मा स्क्वायर इज इक्वल टू सिग्मा स्क्वायर इज इक्वल टू। बस आपको ये याद रखना है, एक फार्मूला ये वाला, इसका अनदर फॉर्म ये, और ये इससे कनेक्टेड है, ये हमने आपको प्रूफ करके दिखा दिया। दूसरा आपको ये याद रखना है और उसके साथ ये अनदर फार्मूला। तो जितनी चीजें हमने आपको समझाई ये सारी क्लियर हैं अच्छे से? चलिए, आपकी आवाज नहीं आ रही है, हमको लग रहा है नेटवर्क प्रॉब्लम है। अच्छा ठीक है, अब आ जाइए। तो आज वेरिएंस में इतना ही रखेंगे। कल हम वेरिएंस की जितनी प्रॉपर्टीज हैं उनका डिस्कशन करेंगे और साथ में एक नई चीज और पढ़ेंगे जिसका नाम है कोवेरिएंस। फिर हम मूव करेंगे मोमेंट्स यानी नेक्स्ट यूनिट पे। तो नेक्स्ट यूनिट पे मूव करें इसके पहले हम आपको कोवेरिएंस क्या है ये समझा देंगे, कोवेरिएंस की भी अपनी प्रॉपर्टी होती है वो बता देंगे, वेरिएंस की प्रॉपर्टी कल बताएंगे, और मूवमेंट इससे कैसे जुड़ा हुआ है, यानी मूवमेंट वेरिएंस से, कोवेरिएंस से, एक्सपेक्टेशन से कैसे जुड़ा हुआ है इसके बारे में हम चर्चा करेंगे, ये कह लो रिलेशनशिप। तो आज की क्लास यहीं तक। जय हिंद।